राजीव सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गया था। जैसे वह इंटरव्यू हॉल के अंदर घुसता है तो वहां पर देखता है कि वहां पर 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 पुरुष हैं और एक महिला है। जैसे राजीव उस महिला को देखता है तो एकदम थोड़ी देर के लिए खामोश सा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वह इंटरव्यू देने के लिए जाता है और अच्छी तरह से अपने इंटरव्यू को देता है। इंटरव्यू पूरा हो जाता है। राजीव का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। वह सारे सवालों के सही जवाब वहाँ पर दे देता है। उसके बाद वह उस हॉल से बाहर निकलता है तो तभी जो महिला इंटरव्यू ले रही थी वह बाहर आती है और एकदम राजीव से कहती है कि राजीव, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? अगर टाइम है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इस बात को जैसे राजीव सुनता है तो वो कहता है कि टाइम ही टाइम है मेरे पास, तुम जितना चाहो उतना टाइम मेरा ले सकती हो और मुझसे बात कर सकती हो। आखिर कौन थी वह महिला जो राजीव को रोककर उससे बात करना चाहती थी? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है गाजियाबाद की। गाजियाबाद के अंदर राजीव और संध्या 2 पति पत्नी रहा करते हैं। उनके घर में उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और उनकी पेंशन आया करती थी। राजीव की नई नई शादी हुई थी। संध्या उस घर में आई थी तो स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहता है 2-3 दिन तक, लेकिन जैसे ही टाइम होता है संध्या को घर संभालने का तो संध्या अपने घर को अच्छी तरह से नहीं संभालती है। वो इस घमंड में थी कि उसके पिता ने उसे दहेज में काफ़ी सारा रुपया पैसा दिया है और काफ़ी साजो सामान उसे दहेज में दिया है। तो उस घमंड के कारण वह घर वालों से अच्छी तरह से बात नहीं किया करती, राजीव को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करती, अपने सास ससुर का कहा नहीं माना करती। स्टार्टिंग में राजीव सोचता है कि नई नई शादी हुई है, अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस बात को सोचकर राजीव उसे समझाता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम नई नई हो यहाँ पे तो तुम्हें ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ जो संध्या थी उसका घमंड और भी सर चढ़कर बोलने लगता है। वह अपनी माँ से बात किया करती थी और माँ की सिखाई पढ़ाई बातों को वहाँ पर अप्लाई किया करती। अपने सास ससुर का बिल्कुल भी कहा नहीं माना करती। इधर उसका पति संजीव जब उसे किसी काम के लिए कहता तो बार बार कह दिया करती, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और मैं यहाँ पर मालकिन बनकर रहूँगी। इन बातों को सुनकर जो राजीव है वो बार बार संध्या को समझाता रहता है, कहता है कि ये तेरा ही घर है और तुझे ही इसको संभालना है, क्योंकि राजीव अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और कोई उसका भाई बहन नहीं था। माँ बाप बुजुर्ग हो चुके थे, पिता की पेंशन आती थी जिससे घर चला करता था। परिवार में वैसी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अच्छी खासी पेंशन थी, उसके पिताजी एक सरकारी नौकरी में लगे हुए थे, तो परिवार अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन राजीव जो अपनी पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी ढूंढ रहा था। संध्या जो कि बार बार उसे टॉर्चर किया करती, उसके घर वालों के कहा नहीं माना करती और घर में कलेश का माहौल उसने बना रखा था। अब धीरे धीरे उन्हें 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन 2 साल तक जो संध्या का गरूर है और संध्या का घमंड है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब राजीव से ये बात सहन नहीं होती। राजीव संध्या से कहता है कि अगर तुम्हें घर बसाना है तो बता दो, अगर नहीं बसाना है तो तुम अपना जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो। इस बात को संध्या अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ एकदम से उससे ऐसा कहती है कि तू ऐसा कर, वहाँ से छोड़कर यहाँ पे आ जा। उसके बाद संध्या अपनी माँ की बात मानती है और राजीव के घर को छोड़कर अपने मायके में चली जाती है। संध्या का मायका काफ़ी आलीशान था, पुश्तैनी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी उनके पास और उसके पिता भी एक अच्छी खासी नौकरी किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ राजीव संध्या को लेने के लिए भी जाता है और उससे फ़ोन पर भी बात करता है, लेकिन संध्या आने से साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मैं उस घर में नहीं जाऊँगी जहाँ पर तुम लोग मेरा बार बार अपमान करते हो। जबकि बात उल्टी थी दोस्तों, संध्या सभी का अपमान किया करती, वो घर में एक बहू की तरह नहीं रहा करती, उल्टा ऐसे रहा करती कि जैसे ये सब लोग उसके नौकर हो। तब भी राजीव उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। अब जो संध्या है वो अपनी माँ के कहे में चलकर राजीव पर तलाक का केस डाल देती है। केस कोर्ट के अंदर चलता है और कुछ दिनों के बाद फैसला आता है। फैसला होता है कि राजीव कुछ पैसे संध्या को देगा जो तलाक के एवज में उसे देने पड़ेंगे। उसके बाद राजीव उन पैसों को चुका देता है और संध्या अपने घर है और राजीव अपने घर है। राजीव पढ़ाई लिखाई करता रहता है, अपनी कोचिंग को जारी रखता है और धीरे धीरे करके 5 साल उनके तलाक को बीत जाते हैं। अब जैसे 5 साल हो गए थे तो 5 साल में उसने कई टेस्ट दिए थे और कई इंटरव्यू दिए थे, लेकिन अभी तक उसका नंबर नहीं पड़ा था। अब 5 साल बाद ऐसे ही एक सरकारी टेस्ट को देने के बाद जब उसका टेस्ट क्लियर हो गया था अच्छे अंकों से, तो उसके बाद वह इंटरव्यू देने के लिए एक सरकारी बिल्डिंग में जाता है। वहाँ पर उसका इंटरव्यू होना था। वहाँ जाकर वह बाहर बैठा हुआ था, तभी उसका नंबर बोला जाता है और वह इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है।
जैसे ही वह इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है तो देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से एक महिला है और 2 पुरुष हैं। और वह महिला और कोई नहीं दोस्तों, उसकी वही तलाकशुदा पत्नी थी जिससे 5 साल पहले उसका तलाक हो गया था। यानी कि संध्या राजीव का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। जैसे ही राजीव संध्या को देखता है तो थोड़ी देर के लिए चुपचाप सा खड़ा रह जाता है, लेकिन उसके बाद वह सोचता है कि इंटरव्यू तो देना ही है। इस नौकरी के लिए मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूं और इंटरव्यू दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। उसके बाद राजीव वहाँ पर जाकर बैठता है और अपने इंटरव्यू को अच्छी तरह से देता है। इंटरव्यूअर उससे कई सवाल पूछते हैं उसकी नौकरी से रिलेटेड, और वह सभी सवालों के सटीक और सही जवाब उनको दे देता है। इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक चलता है और आधे घंटे तक उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। इंटरव्यू होने के बाद वह वहाँ से बाहर निकल आता है। रिजल्ट घोषित होने में भी कुछ दिन थे। जैसे ही वो बाहर जाता है तो पीछे पीछे से उसके संध्या भी वहाँ पर आ जाती है और एकदम से राजीव को रोकती है। कहती है कि राजीव जी, अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो मैं आपके 2 मिनट लेना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजीव संध्या की तरफ देखता है और उससे कहता है कि 2 मिनट क्या, आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम है मेरे पास। इसके बाद राजीव और संध्या पास ही में एक पार्क बना हुआ था, उस पार्क के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तभी संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजीव से कहती है कि राजीव, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे संध्या की आंखों में राजीव आंसू देखता है और देखता है कि वो उससे माफ़ी मांग रही है तो राजीव बड़ा ही हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये वही संध्या है जो कभी अपने घमंड में इतना चूर रहा करती कि किसी की एक बात नहीं सुना करती, और आज ये मेरे से माफ़ी मांग रही है। तो उसे जानने की जिज्ञासा होती है कि इसके साथ ऐसा आखिर क्या हुआ जो ये ऐसे मेरे सामने माफ़ी मांग रही है। अच्छी खासी नौकरी इसकी लगी हुई है। उसके बाद राजीव उसे शांत कराता है, कहता है कि संध्या पहले तो चुप हो जाओ, और रही बात माफ़ करने की तो मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। उसके बाद राजीव पूछता है कि संध्या, तुम्हारे साथ ऐसा आखिर हुआ क्या जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तुम तो अपने घमंड में चूर रहा करती थी, कहा करती थी कि तुम महारानी हो और तुम महारानी की तरह उस घर में रहोगी, लेकिन आज ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तो संध्या राजीव को बताने लगती है कि राजीव, जो मेरा तुमसे तलाक हुआ था उस तलाक का कारण मेरी माँ थी। माँ मुझे उल्टी सीधी शिक्षा दिया करती, मैं फ़ोन पे बार बार अपनी माँ से बात किया करती थी और माँ मुझसे कहा करती कि तुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अच्छा खासा दहेज दिया है और तुम इन लोगों की नौकर नहीं हो, ये अपने आप काम करेंगे या फिर किसी नौकर को लगाएं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना आराम से महारानियों की तरह उस घर में रहो, तुम्हारी शादी की है, ना ही तुम्हें बेचा है हम लोगों ने। मैं माँ की इन बातों में आ गई थी और इन बातों में आने के बाद मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया, बहुत ही बुरा व्यवहार किया। राजीव कहता है कि हाँ, बुरा तो तुमने किया है। इसके बाद संध्या आगे बताती है, कहती है कि जब मेरा तुम्हारा तलाक हो गया था तो उसके बाद जो पैसे तुमने दिए थे उनको लेकर मैं अपनी माँ के पास चली गई थी। मेरे परिवार वालों ने वो पैसे अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिए। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और टाइम के साथ साथ मेरी माँ का देहांत हो जाता है, और जब मेरी माँ का देहांत होता है तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि अब घर भैया भाभी का हो गया था, पिताजी की चलती नहीं थी और भैया भाभी मुझे बार बार ताने दिया करते और ना ही अच्छे से खाने के लिए दिया करते हैं। इस बात को जैसे ही राजीव सुनता है तो उसको भी थोड़ा सा बुरा लगता है, उसका मन भी थोड़ा सा विचलित होता है, लेकिन वह फ़िलहाल अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करता है और संध्या की बात को आगे सुनने लगता है। उसके बाद संध्या बताती है कि भैया भाभी के तानों से दुखी होकर मैंने यहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई किया और नौकरी मुझे मिली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। ज़्यादा सैलरी मेरी नहीं है, लेकिन इतनी है कि उससे गुजारा हो जाता है। इन सभी बातों को सुनकर राजीव थोड़ा सा व्याकुल तो पहले ही था, लेकिन तभी वो संध्या से पूछता है कि संध्या, तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तुम्हारा पति क्या करता है जो तुम अपने भैया भाभी के पास रहा करती थी? तो उसके बाद संध्या बताती है कि ये सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और के नाम का नहीं है राजीव, ये तुम्हारे ही नाम का है, मैंने दूसरी शादी नहीं की है, ये सिंदूर और मंगलसूत्र मैं तुम्हारे ही नाम का पहनती हूँ। इस बात को सुनने के बाद राजीव का दिल भी थोड़ा सा पिघल जाता है और वह संध्या से कहता है कि संध्या, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। उसके बाद जो संध्या है वो रोते हुए एक बार फिर से राजीव से माफ़ी मांगती है और कहती है, राजीव अपना नंबर मुझे दे दो। राजीव संध्या को अपना नंबर दे देता है और उसके बाद राजीव अपने घर चला जाता है, संध्या अपने घर चली जाती है। अब संध्या राजीव से फ़ोन पर बात करने लगती है, इधर राजीव भी संध्या से फ़ोन पर बात किया करता। संध्या एक दिन फ़ोन पर कहती है कि राजीव मुझे घर को दिखाओ, तो राजीव वीडियो कॉल करके पूरे घर को दिखाता है। ऐसे ही एक दिन बात करते हुए संध्या कहती है कि राजीव मेरी माँ जी से बात करा दो, तो राजीव अपनी माँ के पास फ़ोन ले जाता है जो कि बीमार थी।
बेड पे पड़ी हुई थी तो उनके पास फ़ोन ले जाकर संध्या की उनसे बात कराता है। अब जैसे ही राजीव की माँ और संध्या एक दूसरे से बात करते हैं तो राजीव की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही राजीव अपनी माँ से फ़ोन लेकर संध्या से बात करने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि वहाँ पर जो संध्या है वो भी फूट फूट कर रो रही है। दरअसल राजीव की माँ ने संध्या से कहा था कि बेटी तुम कब आओगी। इस बात को सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब राजीव संध्या से पूछता है कि संध्या तुम क्यों रो रही हो। तभी संध्या रोते हुए राजीव से कहने लगती है कि राजीव क्या ऐसा नहीं हो सकता हम लोग दोबारा से एक साथ रहने लगें। अब राजीव जैसे इस बात को सुनता है तो राजीव भी जितने दिनों से उससे बात कर रहा था तो उसका मन भी करता था कि संध्या दोबारा आकर हमारे पास रहने लगे। राजीव एकदम से कह देता है कि क्यों नहीं हो सकता, तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ सकता हूँ। तो संध्या रोते हुए कहती है कि अगर ऐसा हो सकता है तो तुम जल्द से जल्द मुझे यहाँ से ले जाओ। इसके बाद राजीव संध्या से कहता है कि मैं जल्द आ रहा हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर आऊँगा। उसके बाद राजीव घर से निकलता है तैयार होकर और अपनी पत्नी संध्या के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर संध्या तैयार बैठी हुई थी और संध्या को अपने साथ लेकर वापस अपने घर आ जाता है। वहाँ आकर दोनों सास बहू एक दूसरे से मिलती हैं तो फूट फूट कर रोने लगती हैं, क्योंकि संध्या की सास की हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और जब संध्या राजीव के पास रहा करती थी उस टाइम पे संध्या की सास संध्या से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन संध्या ने ही उसके प्यार को कभी समझा नहीं था। अब आज ही के दिन राजीव का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आता है कि राजीव को सरकारी नौकरी मिल गई है। अब राजीव की जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है तो संध्या और राजीव और उसकी माँ और उसके पिता बहुत ज़ोर से खुशियाँ मनाते हैं और हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जहाँ पे एक परिवार पहले बिछड़ा और बिछड़ने के बाद दोबारा से एकत्रित होकर हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगा। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप क्या कहना चाहते हो राजीव के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो संध्या के बारे में, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों को आप लोगों को इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप लोग इन कहानियों में की गई गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जैसे कि इस कहानी में संध्या ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। शादी होने के बाद लड़की की माँ उसकी सास होती है और उसके पिता उसके ससुर होते हैं। अगर वह इस तरह से चलती तो उसका घर बिल्कुल उजड़ता नहीं और अच्छी तरह से बसा रहता, और उसकी ये नौबत नहीं आती कि उसे राजीव से माफ़ी मांगनी पड़ती। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।